प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और उसके साथ साथ क्रूशियल इलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। इलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इलिमिनेशन टेक्निक के आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने के बारे में नहीं सोच। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके माध्यम से अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित, इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब अगर यूपीएससी आपसे किसी योजना के बारे में बात करती है तो बेसिकली वही योजना पूछी जाती है जो पिछले साल या पिछले 1-2 साल में बहुत अधिक चर्चा में रही। और चर्चा में रही योजना के साथ भी यूपीएससी ऐसे दुर्लभ फैक्ट को लाने का प्रयास करता है जिसमें कि आपको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर कोई सावधान स्टूडेंट है तो वह उसमें क्रूशियल फैक्ट में से भी एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आंसर निकाल लेता है। तो आइए देखते हैं। इस योजना के तहत गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया। अब चूंकि आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको इस योजना के बारे में जानकारी तो बिल्कुल ही होगी, क्योंकि ये कोरोना काल में ही चलाई गई योजना है और बहुत बड़ी योजना है। इसकी जानकारी आपके पास होगी। तो ऐसे में यह फैक्ट दिया गया है कि गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसके बारे में यूपीएससी भी डिमांड करेगा और हम भी चाहेंगे कि आप इस प्रश्न को अपने नॉलेज से सही करें। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, यह कृषि मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामला मंत्रालय की संयुक्त संचालित पहल है। अब एक जो ट्रिक आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही मंत्रालय दिखता है तो थोड़ा सा इंसान अपने कान को खड़ा कर लेता है, थोड़ा चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि मंत्रालयों के गलत होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है। तीसरा है, यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। अब कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहां पर देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये बार बार चर्चा में रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संचालित करता है। तो और वो कहा जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, एनएफएसए के बारे में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। इसके माध्यम से भारत अपनी एक बहुत बड़ी जनसंख्या को, लगभग 50% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध, लेकिन यह बात की जा रही है, यही सेम बात की जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब अगर आपने इसकी जानकारी नहीं ली, इसको नहीं पढ़ा है, तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जब ये कोरोना काल में इस योजना को शुरू किया गया था तो उसका उद्देश्य था कि पीडीएस के तहत जो परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्राप्त करता है, के लिए उसे कुछ देना भी पड़ता है। 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 5 रुपए दलहन या मोटा अनाज। तो ऐसे में अगर एक्स्ट्रा अनाज उपलब्ध किया जा रहा है, प्रति व्यक्ति 5 किलो कोरोना काल में मिलता था जो कि पेड था, लेकिन इस योजना के माध्यम से उसी परिवार को अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्ध कराया गया जो कि अनपेड था, अर्थात उसके लिए उसे कोई पैसे पेड करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रति व्यक्ति कोरोना काल में सरकार ने 10 किलो अनाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जिसमें अगर वह व्यक्ति सिर्फ 5 किलो लेता है तो उसे पेड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद का 5 किलो भी वह पीडीएस की दुकानों से अनाज ले सकता है, लेकिन उसके लिए फिर वह जो पीडीएस का चार्ज होता है, जो अनाज का मूल्य निर्धारित किया गया है, उसे पे करना हो। तो यहां पर इस योजना के तहत गरीबों को प्रति माह 5 किलो
मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान किया गया, यह स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा कि मंत्रालय अगर आता है तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए। यहां पर तो दो मंत्रालय की बात कर रहा है, कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामला मंत्रालय। सामान्य रूप से जैसे ही स्टूडेंट इसको देखेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि हाँ कृषि मंत्रालय जुड़ा होगा, और पीडीएफ से उपलब्ध करा रहा है तो उपभोक्ता मामला मंत्रालय का में जुड़ा होगा। लेकिन आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि इनमें से कोई मंत्रालय इस योजना को संचालित करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय, बल्कि इसके लिए वित्त मंत्रालय इस योजना को संचालित करता है। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि मंत्रालय कभी कभी इतना सटीक सा लगता है, जब एग्जाम हॉल में दिया रहता है या आपके पेपर में दिया रहता है तो लगता है कि हाँ ये जो योजना है इसी मंत्रालय की ही होगी, इतना सटीक सा लगता है। लेकिन अंततः परिणाम क्या है? निश्चित परिणाम यह है कि वह मंत्रालय गलत ही है। इसीलिए यहां पर उपभोक्ता मामला मंत्रालय ही गलत है, क्योंकि यह किसकी पहल है? वित्त मंत्रालय। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और जब पहले से ही हमारे यहां नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है और वह ऑलरेडी विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, तो उसमें सरप्लस अगर किया जा रहा है 5 केजी अनाज, तो वह तो और बड़ा कार्यक्रम हो गया। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम शुरू की गई थी कोरोना काल में, यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन गलत है और पहला और तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा। तो ये आसान था, इस यहां पर जो मंत्रालय दिया गया था ये आपको ट्रैक करने के लिए दिया गया था, लेकिन इसको एलिमिनेट करना आसान। ठीक है, खैर उम्मीद करते हैं हम भी और यूपीएससी भी डिमांड करेगी कि आप ऐसे योजनाओं के बारे में जो काफी चर्चा में रहे उसके बारे में डिटेल जानकारी अपने पास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि नवंबर 2022 में दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 8 अरब आबादी हो गई है और हम अकेले भारत ही 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाला देश है। आइए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग, इसके अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी। यहां पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग का एक डेटा बता रहा है कि 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना। सेकेंड स्टेटमेंट है, अगले 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में लगभग 3 बिलियन लोगों की वृद्धि होने की उम्मीद है। अब यहां पर थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि यहां पर एक नंबर दिया गया है 3 बिलियन, हो सकता है 2 बिलियन हो सकता है 4 बिलियन हो सकता है 1 बिलियन हो। तो यहां डिजिट दिया है, उस डिजिट को गलत होने की संभावना है। फिर है कि विश्व जनसंख्या कोष के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी। अब यहां देखिए एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी हम यूपीएससी के एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी 3 के 3 ऑप्शंस में बड़े दुर्लभ टाइप के फैक्ट दे देता है, कभी बहुत अधिक डेटा दे देता है, और वो डेटा देख करके हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इतना सारा डेटा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये फिर इसको कैसे सही। आइए उसको सही करने का एक ट्रिक बताता हूं आप। देखिए, सेकंड और थर्ड ऑप्शन को आप लोग क्वेश्चन के साथ जोड़िए। कह रहा है कि 2022 में दुनिया की आबादी कितनी है? 8 अरब। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन, अगले 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या लगभग 3 बिलियन की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है कि 8 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 बिलियन। ठीक है, और यहां पर अगले 30 वर्षों में, इसका मतलब है कि 2050 तक। और यहां थर्ड ऑप्शन देखिए, विश्व जनसंख्या कोष के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 2050 तक कितनी होगी? 9.7।
तो इसका मतलब है कि या तो ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक साथ सही, ऐसा ही यूपीएससी ट्रैप कर देता है। और हम उस ट्रैप को नहीं समझते, क्योंकि जैसे ही आपने समझ लिया कि इन दोनों में से कोई एक ही सही है, तो इसका मतलब है कि शेष जो पहला वाला है उसके सही होने की संभावना है, तो पहला तो सही होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि चूंकि ये दोनों एक साथ हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हम अब 50% एलिमिनेट कर चुके हैं और 50% पर आ गए हैं, तो इसका मतलब कि हमारे सही होने की संभावना 50% है। अब अगर हम इनमें से कोई भी मारते हैं तो कम से कम 50% तो सही होंगे। ठीक है, तो बिना जानकारी के भी, सिर्फ प्रश्न को पढ़ के, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हुए भी हम दो ऑप्शन को इलिमिनेट करने में सफल। ठीक है, अब आते हैं कि दुनिया के सभी देश जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वैश्विक जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। तो कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, तो जो कम डेटा दिखेगा वही नंबर होना चाहिए आपके अंक। ठीक है, क्योंकि दुनिया जब कम करना चाहती है तो बड़ा हुआ नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लगभग 3 बिलियन लोगों की वृद्धि, और वैसे भी ये जो 3 बिलियन है, अगले 30 वर्षों में सोचिए मानव का इतिहास कितना पुराना है, और इस पूरे मानव इतिहास में हमारी वृद्धि अब तक 8 बिलियन हुई है, और अगले 30 वर्षों में 3 बिलियन बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा नंबर है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बढ़ जाए। तो यह 3 बिलियन नहीं बल्कि 1 बिलियन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, 1 बिलियन के आसपास बढ़ने की। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन गलत है, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए, यहां पर ट्रिक भी समझ गए होंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बेसिकली आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इलिमिनेशन टेक्निक जानते हैं तो होता है। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए, प्रधानमंत्री ने मुंबई में, अब यहां शहर का नाम दे दिया, जैसे ही एक निश्चित तथ्य मिला हमने उसको घेर दिया। मुंबई में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, इसके नाम के एक आयोजन में 5G सेवा की शुरुआत की। अब यहां देखिए, यहां पर कौन कौन से तथ्य गलत हो सकते हैं। पहला, कि जरूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री ही लॉन्च करें। दूसरा, जरूरी नहीं कि वह मुंबई में ही लॉन्च हो। ठीक है। तीसरा, जरूरी नहीं है कि वह इसी कार्यक्रम में लॉन्च हो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। ठीक है, तो यहां पर 3 ऐसे फैक्ट हैं जिनके की गलत होने की संभावना है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जब किसी एक ही लाइन में या किसी एक ही पॉइंट में आपको 2 से अधिक फैक्ट ऐसे मिल गए जो कि निश्चित तथ्य हैं, तो समझिए कि यहां पर कुछ यहां। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट देखा हमने। सेकंड पे आते हैं, 5G तकनीकी से ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा तथा देश में ई गवर्नेंस का दायरा बढ़ जाएगा। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो है क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट। आप यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें आपको ऐसे जनरल स्टेटमेंट लगातार मिल जाते हैं, जो आपको सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि आपका टाइम किल कराया जा सके और आपके इंटेलिजेंस को चेक किया जा सके। अगर कोई स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को पढ़ करके और फिर यहां पर भी सोचने लगता है, तो इसका मतलब है कि वह अभी मेंटली यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि 5G टेक्नोलॉजी जब आएगी तो इंटरनेट से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में विस्तार होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा, हमारा ई गवर्नेंस भी मजबूत होगा। तो इसमें तो सोचने के लिए बहुत कुछ था नहीं, ये अपने आप सही है। तीसरा, 5G में 4G के मुकाबले 30 गुना अधिक तेजी से डेटा डाउनलोड स्पीड। अब यहां देखिए, इन्होंने दिया है 30 गुना अधिक, डिजिट दे दिया, हो सकता है वो 35 गुना हो,
हो सकता है 40 गुना हो सकता है 20 गुना हो। जैसे ही डिजिट दिखा उस पर भी हमें थोड़ा चौकन्ना हो जाना है। अगर आप उसके बारे में निश्चित जानकारी रखते हैं तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन निश्चित जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको उसको गलत मानने की प्रोबेबिलिटी रखती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, यहां पर सही नहीं खोजना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते रहे सही और गलत दिखे उसको जरूर घेर दिया करें, और ये हैबिट डाल लें आप अपने टेस्ट पेपर में कि सीधे एग्जाम हॉल में अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कर नहीं पाएंगे, और इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि आप जानते हुए 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर गलत रंग के चले, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में इसको सही पढ़ जाएंगे और सही का आंसर इसमें टिक करके और फिर उसको गलत करके चले आएंगे। इसीलिए जैसे ही सही और गलत दिखे उसको घेर देना है, ताकि बार बार आपकी आंखें उन गलत और सही पॉइंट्स को देख सके। ठीक है, तो कौन सा गलत है, तो इसका मतलब है कि सेकंड तो गलत नहीं है, तो सेकंड जहां जहां है वो पॉइंट हटा दीजिए। जैसे ही आपने सेकंड वाले सारे पॉइंट्स हटाए आसानी से आपका आंसर निकल गया। 1 और 3 गलत है। अब एक में गलत क्या है, एक में गलत है कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में, मुंबई में नहीं, दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में भारत में 5G सेवा की बात की। तीसरा स्टेटमेंट में क्या गलत है, यह 30 गुना नहीं बल्कि उम्मीद किया गया है कि 5G आने के बाद 4G से 10 से 20 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट का संचालन होगा। इंटरनेट की स्पीड 10 से 20 गुना अधिक। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कुछ चीजों को जो सावधानी रखनी है और कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। अब ये चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन में फंडिंग हमेशा से काफी मुद्दा रहता है, सरकार इसके लिए रिफॉर्म भी करने का प्रयास करती है और विपक्ष हमेशा आरोप भी लगाते हैं। चुनाव हमेशा होते रहते हैं, तो ऐसे चुनाव के मुद्दे हमारे यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे चर्चा में रहते हैं और हर साल यूपीएससी इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को जरूरी थी। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना, यहां पर देखिए योजना का नाम दिया है चुनावी बॉन्ड योजना, इसकी शुरुआत की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इस प्रश्न को मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि इतनी माइन्यूट मिस्टेक होती है और हम लोग पढ़ने के फ्लो में उस माइन्यूट मिस्टेक पर ध्यान ही नहीं गया और जल्दी जल्दी में हम पढ़ते चले गए और हमें लगा कि सारा का सारा बेटर हमने किया, लेकिन वो माइन्यूट मिस्टेक आपको नहीं। आइए उसी माइन्यूट मिस्टेक को पकड़ने का प्रश्न कहता है पहला, केवल दिखा तो ऐसे भी आप लोग घेर लेते हैं, केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है और इन्हें लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत मिले हैं चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए। अब इस स्टेटमेंट के बारे में उम्मीद किया जाता है आपसे आप चुनावी बॉन्ड के बारे में पर्याप्त पढ़ करके तैयार होंगे। अगर इसको भी आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब, इसके बारे में नहीं जानता है तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी अभी पूरी है, आपको अभी और पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यूपीएससी उतना नॉलेज तो आपसे डिमांड करता ही है कि आप सामान्य लोगों से बेटर जानकारी जरूर रखें। ठीक है, तो यहां पर जो फैक्ट है उसमें गलत कहां है सही क्या है वो आपको जानना जरूर चाहिए। आइए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए सभी व्यावसायिक बैंकों को अधिकृत किया। यहां पर सभी व्यावसायिक बैंक आ गए तो थोड़ा सा यहां पे हार्डकोर फैक्ट है। तीसरा, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि आपने जब चुनावी बॉन्ड जैसे ही भरा कि 15 दिन के अंदर तक अगर राजनीतिक दल ने
उस बॉन्ड को भुना लिया तो उनके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर वो 15 दिन के बाद उस बॉन्ड को भुनाने का प्रयास करेंगे तो फिर पैसा उनके अकाउंट में, ठीक है। अब मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों ने चुनावी बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। अब देखिए मैं बताता हूं कहां कहां गलत है, क्या सही है। धारा 29A ये गलत हो सकता था ट्रिक से, लेकिन यहां पर नॉलेज की बात है तो ये सही है, ठीक है। यह धारा 29A ही है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में कम से कम 1% यह भी सही है। केवल वही राजनीतिक दल इसके लिए पात्र। लेकिन फिर भी पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी सही है, लेकिन वह अधिनियम की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, 1951 है, न कि 1950। हाँ देखिए कितना छोटा सा मिस्टेक किया है, इस कथन में किया गया है। और ऐसा ही यूपीएससी एकदम छोटा सा माइन्यूट मिस्टेक कर देता है। और हम जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चूंकि हमारे पास हम चूंकि पहले से पढ़े हुए होते हैं, अब चुनावी बॉन्ड के बारे में हमने खूब पढ़ा है, हमें पता है कि नहीं धारा 29 में तो है ही। हमें यह भी पता है कि केवल वे ही दल जिन्हें कि पिछले इलेक्शन में 1% मत मिला है लोकसभा या विधान परिषद में, विधानसभा में, वही पात्र हैं। तो ऐसे में हम जैसे ही स्टेटमेंट पूरा पढ़ते हैं तो लगता है कि वाह भाई तो पूरा हमें याद ही है। और तो ऐसे में वह माइन्यूट मिस्टेक 1950 की जगह 1951 करना हम भूल जाते हैं। इतने हद तक आपको चौकन्ना रहना है इस प्रश्नों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सेकंड, ऐसे तो यहीं पर आंसर निकल गया। आप क्या कह रहा है कि गलत कथन चुनिए, तो पहला तो गलत हो गया। पहला जब गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन आपसे कट गया, ठीक है। फिर भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने के सभी व्यवसायिक बैंकों को अधिकृत किया है। अब ये आपकी जानकारी पर है, सभी व्यवसायिक बैंक नहीं है। जैसे ही सभी कहा तो गलत हो गया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कुछ चुनिंदा ब्रांचों में ही चुनावी बॉन्ड को कैश कराने की अनुमति दी। तो यहां पर सभी बैंक वाला जो ऑप्शन था यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिन के लिए वैध होंगे। मैं आपको इसलिए बार बार चौकन्ना कर रहा हूं कि इस स्टेटमेंट में आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ सही है, लेकिन जब आप चौकन्ना रहेंगे तो आप गलती ढूंढेंगे, और जब गलती ढूंढेंगे तो फिर गलतियां नहीं होंगी। इस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको चौकन्ना उतना रहना है कि आपको उस एक एक शब्द को पढ़ते समय ध्यान देना है, एक एक शब्द में कहीं कोई गलती नहीं, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2021 का एक क्वेश्चन लिया है। आप सभी जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल करते हैं ताकि आपको बता सके कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करता है, और आपको अपनी पढ़ाई की दिशा किधर रखनी, ठीक है। तो आइए देखते हैं PYQ में। कह रहा है कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। देखिए सामान्य रूप से यूपीएससी जब भी आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दों से क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर यूपीएससी ये डिमांड करता है आप अपने दैनिक जीवन वाले मुद्दों में बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर चीजों को सोच करके आंसर, जल्दीबाजी नहीं करें। यहां देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, या प्रेशर कुकर का तापमान किस बात पर निर्भर करता है। तो प्रेशर कुकर का तापमान बढ़ेगा या घटेगा, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, आइए देखते हैं। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्र। अब ढक्कन में जो छेद होता है वो बड़ा होगा
ढक्कन में जो छेद होता है वो बड़ा होगा तो गैस जल्दी बाहर निकल जाएगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा कुकर का, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तो समझ में आ ही रहा है। तो ढक्कन का छिद्र तो स्पष्ट होगा ही आंसर। ढक्कन में छिद्र छोटा होगा तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को जल्दी बाहर नहीं निकलने देगा, तो तापमान बढ़ जाएगा। दूसरा ये देखते हैं ढक्कन का भार। अगर भारी ढक्कन होगा तो वो क्या करेगा, वो अधिक से अधिक तापमान को दबाए रखेगा। ढक्कन के भार का सेंस है कि उसके ऊपर जो भार वाला लगा हुआ होता है उसकी बात हो रही है। अगर वह भारी होगा तो वह अधिक तापमान को अंदर कंट्रोल कर पाएगा, अगर वह हल्का होगा तो जल्दी उठ जाएगा और सीटी बच जाएगी, गैस निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ढक्कन का भार भी कुकर के तापमान को प्रभावित करता है। लेकिन अब यहां पे आता है ज्वाला का तापमान। एक बात बताइए, कुकर में टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया, अगर एक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसके बाद तापमान कैसे बढ़ेगा, नीचे से कितना भी आग देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ेगा, सामान्य अगर होगा तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर कुकर में टेम्परेचर की बात आती है तो कुकर में टेम्परेचर 120-21 के आसपास बढ़ता है। लेकिन 120-21 के बाद आप कितना भी नीचे से आग दीजिए, के बाद उसके टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि एक बार कुकर में टेम्परेचर फुल हो गया तो उसके बाद नीचे से तापमान कितना भी आप देंगे, यह टेम्परेचर के कुकर के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा नहीं, और वह टेम्परेचर उतना पर ही स्थिर। तो नीचे का तापमान अब बहुत बड़ा एक निश्चित तापमान तक पहुंचने के बाद मैटर ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक निश्चित तापमान तक पहुंचने में नीचे का फ्लेम भी मैटर करता है। तो यहां पर ज्वाला का तापमान भी जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, प्रारंभ में कुकर का अंदर का तापमान उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय के बाद बढ़ना रुक जाएगा, लेकिन शुरू में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसका मतलब है कि इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। हालांकि इसके संदर्भ में बहुत सारी कोचिंगों ने और यूपीएससी ने भी इसको 1 और 3 आंसर माना था, 3 आंसर माना था, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे जो एडुकेटर है, टीचर है, उनमें मत भिन्नता है। जहां तक मेरा मानना है इसके तीनों ऑप्शन सही है, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार और ढक्कन में से छिद्र का छिद्र। अब यहां पर एक सावधानी की बात बताते हैं, यूपीएससी ने ऐसे जो भी दैनिक क्रिया से जुड़े हुए प्रश्न पूछे हैं पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि यूपीएससी पूछता ही है, तो उसमें एक ट्रेंड सा मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहां पर मैक्सिमम ऑप्शंस ऑल ऑफ एवं वाले ही सही हुए। ऐसा आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। और हाँ, जब भी कोई दैनिक कार्यवाही से जुड़े हुए प्रश्न आए तो उसमें थोड़ा सा चौकन्ना होकर के अगर आप करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको ज्ञान से नहीं बल्कि समझदारी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों की वर्ल्ड मैपिंग कितनी तैयार है। आल्प्स पर्वत यूरोप में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है और इसका विस्तार फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया। अब आल्प्स पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है यह बता दिया गया और फिर बताया गया कि आल्प्स पर्वत यूरोप में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। अगर आप मैपिंग के क्वेश्चन में यह डिमांड करेंगे कि आप वहां भी ट्रिक लगाएं तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा ही नहीं, और जब पढ़ा ही नहीं तो फिर यूपीएससी में पास होना डिजर्व नहीं करते। आपको उतना नॉलेज रखना होगा कि आप बाकियों से समतुल्य रहें, आप सामान्य लोगों से विशेष दिखें। ठीक है, तो मैपिंग के क्वेश्चन में आपकी ज्ञान की आवश्यकता पूर्ण रूप से होती है। सेकंड, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला स्पेन एवं पुर्तगाल में विस्तृत। तीसरा, पेरानीज पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाता। कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब ये अगर मैं चाहता तो आप लोगों को कमेंट करने के लिए क्वेश्चन छोड़ सकता, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक और ऑलरेडी इंडिया का जो मैप है वो क्वेश्चन तैयार कर रखा है, तो इसका आंसर मैं जरूर बताऊंगा।
अब आइए इसको देख लेते हैं। पहले तो ये बता देता हूं आपको कि आल्प्स पर्वत यूरोप में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, यह स्टेटमेंट सही। ठीक है, अब यहां देखिए, ये आल्प्स माउंटेन है। कौन कौन से देश, यहां देखिए, यह फ्रांस से टच करती है, स्विट्जरलैंड से टच करती है। ठीक है, यहां देखिए, ये जर्मनी का पार्ट है, ये लेसेस्टाइन लिख दिया है, इधर ऊपर जर्मनी है। ठीक है, यहां देखिए इतना दूर तक ऑस्ट्रिया में आती है, फिर इधर थोड़ा सा स्लोवेनिया में भी आती है, फिर इधर इटली का जो भाग है इधर भी आती है। इसका मतलब कि आल्प्स पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लेसेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और इटली, इतने देशों में विस्तृत है। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इसका मतलब है कि ये सभी के सभी सही है। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद यहां देखिए, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन यहां पर है, और ये कौन सा देश है? नॉर्वे, स्वीडन और, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है, और यहीं पर स्कैंडिनेवियन पर्वत पाए। जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला स्पेन और पुर्तगाल में विस्तृत। तो अब यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के लिए है कि स्पेन और पुर्तगाल में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आइए उसको भी देख लेते हैं। यहां देखिए, ये स्पेन और पुर्तगाल, यहां पर जो पर्वत श्रृंखला विस्तृत है उसका नाम है वहां पर आइबेरियन पेनिनसुला है। आइबेरियन पर्वत, छोटी छोटी माउंटेन्स हैं, वो आइबेरियन पर्वत है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है कि आप लोग एटलस में आज पूरे यूरोप की जो माउंटेन चेन है उनको जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट था कि पेरानिज पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। यहां देखिएगा, यहां पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये पेरानिज माउंटेन है। पेरानिज माउंटेन के नीचे इधर देखिएगा स्पेन है, और ऊपर यहां पर फ्रांस है। इसका मतलब है कि पेरानिज माउंटेन स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है, न कि फ्रांस और जर्मनी के मध्य। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इसका मतलब है कि पेरानिज पर्वत फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाते हैं, स्टेटमेंट गलत है। और स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला स्पेन और पुर्तगाल, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब है कि कौन सा सही है? तो केवल एक सही। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आज आप लोग यूरोप में जितने माउंटेन सिस्टम्स हैं उसको आज तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, इंडिया की मैपिंग से एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, और यह प्रश्न है अरावली पर्वत के बारे में कि अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत। सेकेंड, यह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। थर्ड स्टेटमेंट, बनास, लूनी, साखी एवं साबरमती नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से होता है, और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन तीनों में से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। अगर आप लोगों के आंसर सही हुए तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, और अगर गलत हुए तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उसका सही आंसर बता दूंगा। तो इस तरीके से इस मैप को आप लोग करें, और हमारी इस सेशन को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कि जितना शेयर करेंगे उतना हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।